अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स प्रोग्राम के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, FBR ने ऑडिट पॉलिसी 2019 लॉन्च कर दी है। यह ऑडिट पॉलिसी में क्या होगा, क्या तफसीलात हैं, कौन कौन से टैक्स पेयर इसके दायराकार में आएंगे, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब। आप सीनियर चार्ट अकाउंटेंट हैं, टैक्स माहिर अमूर हैं और हमारे प्रोग्राम के ख़ास गेस्टों में शामिल हैं। दूसरे हमारे साथ जो मौजूद हैं वो आसम मुगल साहब हैं। आप टैक्स माहिर अमूर हैं और टैक्स एक्सपर्ट हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं। 1 जुलाई को जो रिटर्न आनी चाहिए थी फॉर द ईयर 2020, और उससे पहले भी 3 साल, जब मार्च से 23 मार्च से कोरोना चल रहा है, ऑफिसर कोई काम नहीं कर रहे, आज तक इनकम टैक्स की रिटर्न ही फाइनल नहीं कर सके। तो इससे देखें कि गवर्नमेंट को कितना नुकसान हो रहा है। लोग टैक्स जमा कराना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्स लेना नहीं चाह रही। लोग आ रहे हैं पैसे लेके मुख्तलिफ टैक्स कंसल्टेंट्स के पास, एडवाइज़र्स के पास, कि जी रिटर्न फार्म का फाइनल होगा, हमने अपनी जो लाइबिलिटी है वो फुलफ़िल करनी है। यानी कि जो सिटीज़न है वो अपनी लाइबिलिटी देना चाह रहे हैं और FBR है वो भी लेना नहीं चाह रहा। तो इससे देखें, जब लोगों को जब टैक्स की अमाउंट लेट आएगी गवर्नमेंट के ख़जाने में और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू लेट जमा होगा, इससे कितना नुकसान हो रहा है। हम अभी टैक्स रिटर्न का एक फॉर्म को अमेंड नहीं कर सकते। जो 2019 का फार्म है उसी को अमेंड करके रिटर्न फार्म लॉन्च करना है। तो हम ये बड़े बड़े डैम कैसे बनाएंगे, हम बड़े बड़े बिजली घर कैसे बनाएंगे, हम ये मोटरवेज कैसे बनाएंगे, हम स्कूल्स कैसे बनाएंगे, हॉस्पिटल कैसे बनाएंगे, हम सब लोग मिलके, जो हमारा रीढ़ की हड्डी है, हमारा बैकबोन है ये FBR अगर एक रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, एक रिटर्न फाइल भी तक फाइनल नहीं हमने की, तो हुकूमत को चाहिए इन लोगों से पूछे, FBR में जो बैठे हुए हैं आला अफसरान, कि ये क्या कर रहे हैं। कि जब रिटर्न लॉन्च करेंगे साथ ही एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन जारी कर दें कि ये इसकी जो लास्ट डेट है ये सितंबर की बजाय 31 दिसंबर है। तो मैं समझता हूँ अभी तक, और ऑडिट की तरफ आ जाए, अभी तक इन्होंने 2018 से 17, 16 के अभी तक ऑडिट इन्होंने क्लोज नहीं किए। अभी तक वो ऑडिट प्रोसीडिंग्स वैसे पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो एक नया ऑडिट पॉलिसी ले हैं 2019 की, तो पहले ऑडिट उसको क्लोज़ करें, ऐसी पॉलिसी बनाएं कि पहले जो तमाम पेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद नए ऑडिट को कंटिन्यू करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ बिजनेस कम्युनिटी को कुछ रिलीफ दे और ऑडिट पॉलिसी को ना कुछ टैक्स उनसे लेके कोई सेटलमेंट करके उसको जो है ना वाइंड अप करे, ताकि जो उनका ऑडिट सारे जो कंप्लीट जो पेंडिंग पड़े हैं वो सारे जो है ना वो कंप्लीट हो जाएं अब तक, ताकि बिजनेसमैन को कोई रिलीफ मिले, पता चले कि कोई महकमे ने कोई काम किया है। और जो 2019 और 20 के जो है ना ऑडिट के केस, इसको जो है ना जो कोरोना के हालात के मुताबिक जो पूरी दुनिया में हैं हालात ख़राब हैं, इसलिए जो है इम्यूनिटी मिलनी चाहिए इनको, ताकि ये ऑडिट के केस होने नहीं चाहिए, लोगों को जो है ना रिलीफ देना चाहिए बिजनेसमैन को। अभी रिसेंटली FBR ने ऑडिट पॉलिसी 2019 अप्रूव की है, जो कि टैक्स ईयर 2018 के लिए बनाई गई है। इस ऑडिट पॉलिसी के तहत जो टैक्स ईयर 2018 का जो पीरियड है, इसका सेल टैक्स का, इनकम टैक्स का और फेडरल एक्साइज का ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा। अब इस ऑडिट पॉलिसी को देखें तो इससे पहले जितनी ऑडिट पॉलिसीज आती रही हैं वो पैरामेट्रिक थी या रैंडम सिलेक्शन होती थी उसके अंदर, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसके अंदर इसको रिस्क बेस्ड ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इस ऑडिट पॉलिसी को बनाया गया है। जो रिस्क बेस्ड ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम, उसके तहत ऑडिट की जो सिलेक्शन होगी, बैलेटिंग होगी, FBR बैलेटिंग करेगा और वो लोगों के केस सेलेक्ट करेगा ऑडिट के लिए, वो किए जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ एक्सक्लूजन दी गई हैं जिन लोगों का ऑडिट नहीं किया जाएगा। उन एक्सक्लूजन के अंदर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो वो लोगों का ऑडिट नहीं होगा जिनको ऑलरेडी कमिश्नर या इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन ऑडिट के लिए सिलेक्ट कर चुके हैं या उसका ऑडिट कर चुके हैं। और अगर ऑडिट भी मार करते हैं तो इतने चक्कर लगवाते हैं कि वो बेचारा सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के FBR की जो टैक्स पेयर है वो बदजन हो जाता है, वो थक जाता है। तो मेरी यही सजेशन होगी कि नरमी लाई जाए, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाए और उनको गाइड किया जाए, उनको बताया जाए कि वो लोग ऑडिट की से कैसे बच सकते हैं, उसकी पॉलिसी किन किन लोगों पे ये आयद होती है, किन किन लोगों पे नहीं होती है। वो इस तरह का सेमिनार का इनेकाद करे FBR, कि वो लोगों को गाइड करे कि वो अपने ऑडिट को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो ऑडिट करके अपने जितने भी ये टैक्स पेयर्स हैं उनसे वो कलेक्शन कर सकते हैं। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, जो FBR ने ऑडिट पॉलिसी 2019 दी है, क्या तफसीलात हैं इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफजल यूबी साहब, ये पॉलिसी हर साल इशू होती है और हर साल कोर्ट में चैलेंज हो जाती है।
अल्लाह ताला हम सबको इस दफ़ा इस ऑडिट पॉलिसी को एज़ इट इज़ चलने दे और कोर्ट में चैलेंज ना हो, क्योंकि पिछला जो मेरा एक्सपीरियंस है जी 2015, 16, 17, ये 18 इवन, ये सारी की सारी पॉलिसीज़ जो है चैलेंज हुई और कोर्ट ने इस पर ऑर्डर्स किए। इस दफ़ा एफबीआर ने थोड़ी सी अक्लमंदी का ये मुजाहरा किया है कि उन्होंने कहा जी पैरामीट्रिक सिलेक्शन हम लोग खुद से नहीं बताएंगे, हम उन पैरामीटर्स पे ही अपना लोगों को ऑडिट के लिए सिलेक्ट करेंगे जो और लाहौर हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट जो आई जिसमें उन्होंने पैरामीटर्स सेट किए कि इन पैरामीटर्स के बेस पे ऑडिट सिलेक्शन किसी भी आदमी की हो सकती है। उन्होंने कहा जी वो पैरामीटर्स जो हैं वो हमारी इस पॉलिसी के भी पैरामीटर्स होंगे। तो पहली चीज़ उन्होंने इसको जो एक बिला वजह की हाई कोर्ट में लिटिगेशन होती थी उसको कर्व करने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट की एक जजमेंट का सहारा लिया और कहा कि जो पैरामीटर्स वहाँ पे तय हो गए हैं उन्हीं पैरामीटर्स की बेस पे हम इसको ऑडिट पॉलिसी को लॉन्च करेंगे और इसकी सिलेक्शन करेंगे। बेसिकली इस ऑडिट पॉलिसी में जो एक चीज़ उन्होंने नई इंट्रोड्यूस की है, उन्होंने कहा जी हम बिला वजह की कोई सिलेक्शन नहीं करेंगे। इन्होंने दो तरह के सिलेक्शन के क्राइटेरिया दिए, एक तो उन्होंने परसेंटेजें दे दी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की कि टैक्स के सारे केसेस जितने फाइल होंगे उनमें 0.76% केस होंगे वो सिलेक्ट फॉर ऑडिट होंगे। इसी तरह सेल्स टैक्स पे ये परसेंटेज 1.67% है एंड सिमिलरली फॉर फेडरल एक्साइज ड्यूटी दिस इज़ 5.65%। अबव ऑल उन्होंने कहा जी इसके अलावा मैक्सिमम जो उन्होंने कैप किया है 10% केसेस ऐसे हो सकते हैं जिनको कमिश्नर या सिलेक्ट कर सकता है या अदरवाइज़ ये सिलेक्ट कर सकते हैं 177 के लिए, लेकिन उस पर इन्होंने एक बार कर दी, कैप कर दी कि उसको आप तब ऑडिट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं जब मेंबर ऑडिट उसकी आपको इजाज़त देगा, यानी प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत होगी आपको उसके ऑडिट। खुद किसी को सिलेक्ट नहीं करेगा, मेंबर की इजाज़त, मेंबर वो बनाएंगे कि जी ये हमने सेलेक्ट किए हैं, वो बना के वो मेंबर साहब को भेजेंगे, मेंबर साहब उसको रिव्यू करेंगे और जो ऑडिट के लिए फ़िट केस होंगे उन पे अप्रूवल दे देंगे, बाकी को वो अप्रूवल डिनाई कर देंगे तो वो भी ऑडिट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। बेसिकली ये करना क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हम टैक्स पेयर का और जो अपना टैक्स कलेक्टर के दरमियान एक बदएतमादी की फ़ज़ा है उसको ख़त्म करें। इसका मतलब अफसरान के इख्तियारात कम किए जाएंगे, इख्तियारात को सल्ब कर दिया, उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि सैलरी केस और प्रिजम्पटिव टैक्स रजीम वाले केस उनको भी उन्होंने इस ऑडिट पॉलिसी में ऑडिट के दायरा कार से बाहर निकाल दिया कि ना उन केसेस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे इनकम डिक्लेयर्ड इज़ मोर देन 50% इज़ फ्रॉम सैलरी। सेकेंडली जो प्रिजम्पटिव टैक्स रजीम में है, मेरे ख्याल में यहाँ पे वो एक गलती कर गए हैं कि सैलरी केसेस में वेल्थ स्टेटमेंट का ऑडिट होना चाहिए। देखिए सैलरीड पर्सन की वेल्थ स्टेटमेंट, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सैलरीड लोग हैं जिनकी लाखों रुपए में तनख्वाह है, तो वेल्थ स्टेटमेंट तो उन्होंने साथ दी होती है ना जी। तो वेल्थ के जो सोर्सेज हैं, जो वेल्थ की जो उसमें इनफ्लो आ रही है उसको अलावा जी सैलरी से जो भी इनफ्लो आ रही है उसको प्रॉप करना चाहिए। उसकी वजह है कि हमने गिफ्ट पे, फॉरेन रेमिटेंस, इन दोनों पे कैप लगा दी हैं कि जो हमारा पिछले साल ऑर्डिनेंस में चेंज आया था कि फॉरेन रेमिटेंस 50 लाख तक आप मैक्सिमम मंगवा सकते हैं बाहर से एक साल में, ऊपर मंगवाएंगे तो वो उसके डिफरेंट सिनेरियो दे दिया है। इसी तरह गिफ्ट भी सिर्फ इमीडिएट फैमिली रिलेशन से हो सकता है, बाकी सारे का सारा उन्होंने उसे टैक्सेबल करार दे दिया है। तो ये चीज़ें इंडिविजुअल के जो अफसरान के इख्तियारात महदूद किए हैं और जिनको इजाज़त दी जाएगी सिलेक्ट करने के लिए, फिर वो यही होंगे उनके वेल्थ स्टेटमेंट सैलरी परसेंट। देखे ना, वेल्थ स्टेटमेंट एक इंडिविजुअल की उसका ऑडिट वेल्थ स्टेटमेंट का ज़्यादा होता है। ठीक है, सैलरीड क्लास में और तो ऑडिट ही कोई नहीं होता ना, सैलरी तो फुल एंड फाइनल है जी, वो पहले कट जाती है। अब पता नहीं इसके पीछे इनकी क्या नॉलेजी है, इसमें मेरे नज़दीक ये एक ड्रॉबैक नज़र आता है जिसको इन्हें कैटर फॉर इस पॉलिसी में करना चाहिए कि वेल्थ स्टेटमेंट में जो मटेरियल केसेस हैं उनको ये सिलेक्ट कर सकते हैं, या शायद वो 122(5)(6) की तरफ जाएंगे, मतलब 170 को छोड़ दें। 2019 की ऑडिट पॉलिसी आ चुकी है,
इससे पहले 2014 से 2214 डी के केसेस थे, 15 में, 16 में, ये पीछे सांप का जितने केसेस थे वो क्लियर हो चुके हैं जो ये अब देखिए 2018 की। जी, वो हमारे पास तो करने की कैपेसिटी नहीं है, वो तो केसेस एज इट इज़ कुछ इन्होंने प्लेंटी लेके ख़त्म कर दी है ठीक कि है। अगर आप इस डेट तक इतने पैसे जमा करा देते हैं तो आपका केस ख़त्म हो हमारा जाए। ऑडिट कौन से साल के चल रहे हैं जो मौजूदा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके 2015 और 16 के ऑडिट आजकल हम करा रहे हैं। ठीक है। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। आयशा मलिक जस्टिस की एक बड़ी अच्छी जजमेंट थी जी जी जिसको ये अभी इन्फोर्स नहीं करे। उन्होंने ये कहा था कि 2018 जनवरी तक जी। आप जितने ऑडिट के केसेस सेलेक्ट किए हैं इनको निपटाएं। फिर 2000 जी जी एक जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट की आई थी जो पहले जून 2017 तक कैप किया था उन्होंने। जी जी फिर उन्होंने कहा जून 2018 तक जितनी सिलेक्ट हुए केसेस उनको आप ख़त्म करें, नहीं तो आपका ऑडिट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। जी जी ठीक है, अभी मेरे एक केस में इन्होंने फैसला किया तो मैं हाई कोर्ट में चला गया हूँ रेट पिटिशन में कि ये तो डिसाइडेड हाई कोर्ट में कि वो तुमने clear सब्सिक्वेंट करें। स्टेज में जी, किया जी। है, तो ये जजमेंट की कॉपी मैंने साथ लगाई है, लेकिन अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन से ऑडिट केसेस पेंडिंग है कौन से नहीं। आज सुबह मेरे एक जूनियर ने मुझे फ़ोन किया यही पूछने के लिए कि सर मैंने तो प्लेंटी भी पे कर दी थी ठीक है। और उसके बाद वो केस बंद होना था, ठीक है। तो जो अफसर ने प्लेंटी उससे वसूल की थी वो ऑर्डर शीट लिखना भूल गया, तो उसको नोटिस आ गया ऑडिट का। अब वो मैंने उसे कहा, मैं कहा वो जो प्लेंटी पे की थी उसका चलान ले जाओ जो आप लिखो उसके साथ, और उसे कोई ये केस तो क्लोज हो चुका है, अब इसको आप दोबारा परस्यू नहीं कर ख्वाजा सकते। साहब जिस तरह सिंध रेवेन्यू बोर्ड करती है जो आखिरी मई जून उनका साल का आखिर होता है उसमें वो अपने तमाम टैक्स दहंदगान जो उनके हैं उनको सरचार्ज उनके और पेनल्टीज़ को ख़त्म कर देते हैं ताकि वो टैक्स टारगेट भी पूरा हो जाए और टैक्स पेयर भी खुश हो जाए, उनका एतमाद भी बहाल हो जाए। क्या इनकम टैक्स में भी इस तरह हम कर सकते हैं? बेसिकली दोनों में बड़ा फ़र्क है। देखें, पंजाब रेवेन्यू हो या सिंध रेवेन्यू बोर्ड हो, इनके पास अफसर ही नहीं है जो इन्फोर्स कर सकें। आप फॉर एग्जांपल आप लाहौर की सरहद से बाहर निकल जाओ, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में टैक्स कलेक्टर कौन है? वहाँ पे दफ्तर ही नहीं है। जो लोकल कमिश्नर ऑफिस है उनके अफसरों को उन्होंने ये किया हुआ है तैनात जी, कि डिवीज़न में, वो भी डिवीज़न में। जी जी डिवीज़न तो इस तरह तो चीज़ नहीं इन्फोर्स हो सकती ना। वो क्या करते हैं, वो एक हिसाब लगाते हैं, यार इतने लोगों को हमने नोटिस दिया हुआ है, जी, जी। इतनी प्रिंसिपल लाइबिलिटी है, अगर ये भी कलेक्ट हो जाए तो हमारा रेवेन्यू टारगेट पूरा हो जाता ठीक है। है। तो वो तो हर साल ये स्कीम लाते ही लाते हैं। ठीक है, ये पंजाब में भी आई है 2 दफ़ा, 2017 में भी आई थी, 2018 में भी आई थी। अच्छा, ये इसमें नहीं कर सकते हम? ये अलग बॉल गेम। ये बिल्कुल, जी, जी। एफबीआर एक इदारा है, फाल इदारा है जिसमें अफसर मौजूद हैं। इसमें एमनेस्टियाँ आती नहीं हैं। जी जी सरचार्ज वेवर के बड़े दफ़ा सर्कुलर आए हैं, 2014 में आया था, 13 में आया था जी, जी। कि जी इस डेट तक आप अपनी प्रिंसिपल लाइबिलिटी जमा करा दें आपका तो आपका जो करा- वो जी, जी। हो जाएगा। आसिम मुगल साहब का पॉलिसीज़ में और इस पॉलिसी में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है, क्या वजूहत है? देखिए सबसे बड़ा जो फ़र्क है ना वो उसकी मेथडोलॉजी का है कि उसमें तो रैंडम सिलेक्शन थी, ठीक है, विदाउट एनी वो कंप्यूटराइज्ड के जरिए करते थे। थी, वो भी कंप्यूटराइज लेकिन विदाउट एनी पैरामीटर्स थे। अब ठीक है। पैरामेट्रिक साइंटिफिक सिलेक्शन है जिसकी बैक एंड पे जो अप्रोच है वो रिस्क बेस्ड अप्रोच है। ठीक है। पहले ये होता था कि जस्ट रैंडम बैलेटिंग हो गई है, लेटर ऑन दे आइडेंटिफाइड के मोस्ट ऑफ द केसेस तो बिलोंग करते हैं सैलरीड से या एफटीआर ठीक से, है। सो उनकी वो सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो वेस्ट गई हैं। और फिर बाद में क्या है कि कोर्ट में केसेस चले गए कि जी ये एफटीआर का केस है, इसका तो ऑडिट नहीं हो सकता। ठीक है। अब वो इस चीज़ से बाहर आ गए हैं। उन्होंने क्या किया है कि जी उसको रिस्क बेस कर दिया है। वो टैक्स पेयर्स जो ज़्यादा फैच करते हैं टैक्स का, ठीक है। उनमें उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है बनस्बत के सैलरीड या नॉन सैलरीड इंडिविजुअल जो स्मॉल बिजनेस करते हैं। ठीक है। सो करंटली क्या है, एक साइंटिफिक सिलेक्शन मेथड अडॉप्ट किया है उन्होंने और एक सिस्टम पुट इन कर दिया है, रिस्क बेस्ड ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। वही सिलेक्ट करेगा और उसमें इसीलिए आपने देखा कि जो फैसल साहब ने बताया कि परसेंटेजेस जो हैं जी जी वो पिछले साल से कम रखी गई हैं। उसकी ठीक है। रीज़न यही है कि इस दफ़ा जो है वो रिस्क बेस है, जो हाई वॉल्यूम हाई वैल्यूड केसेस हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल केसेस या कंपनीज के केसेस जो बड़ी वैल्यू फैच करते हैं, ठीक है। उनको वो अप्रोच कर रहे हैं, बजाय कि छोटी जो इंडिविजुअल्स हैं सैलरीड हैं उनके ऊपर फोकस करें। तो ये मेन डिफरेंस है पिछले सालों से, क्योंकि जी। यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम तो 2001 में ही आ गई थी। ठीक है। वो फर्स्ट वर्जन तो एज इट इज़ एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद और रैंडम बैलेट सिंपली ये है कि कंप्यूटर रन किया, असेंबली रन की और उसमें से नोटिस पिक हो गए, केसेस पिक हो गए।
अब ऐसा नहीं है, अब ये कि बैकएंड पे एनालिसिस प्रॉपर टूल्स हैं जो एनालिसिस करते हैं कि जी किसने कितनी सेल एनालिसिस में क्या हो सकता है, सेल्स की बेस पे हो सकते हैं, कॉस्ट की बेस पे हो सकते हैं, या आपने जो एक्सपेंसेस वगैरह क्लेम किए हैं उनकी बेस पे हो सकते हैं, टैक्सेस कितना पे किया है, वेरिएशन इंडस्ट्री वाइज कितनी आई है, यही पैरामीटर्स हैं बिजनेस में, यही यूज़ होते हैं। सो अब ये है कि ये मोर साइंटिफिक अप्रोच जो है ना, ये ज़्यादा पिछली अप्रोचेस से ज़्यादा बेहतर है। असम साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले आपकी तरफ एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। इस ऑडिट पॉलिसी 2019 का स्कोप क्या है और इसके दायरा कार में कौन कौन से टैक्स पेयर आएंगे? नाज़रीन, यहाँ लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी आसम साहब। देखिए जो स्कोप है तो इसमें 3 स्टैचूज डिफाइन किए हैं उन्होंने। जी जी। वो तमाम टैक्स पेयर जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। फिर वो तमाम टैक्स पेयर जो सेल्स टैक्स एक्ट के दायरे कार में आते हैं, और वो तमाम टैक्स पेयर जो एफडी के दायरे कार में आते हैं। ठीक है। कुछ सेक्टर्स हैं जो सेल्स टैक्स बेस हैं, ख्वाजा कुछ साहब ने सेक्टर्स हैं तादाद बताइए जी। जी एग्जैक्टली, उसमें कुछ सेक्टर्स हैं जो सेल्स टैक्स में बेस हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जो एफडी में फॉल करते हैं। ठीक है। तो स्कोप जो है, ये तीनों लॉ जो हैं ये एफबीआर के एम्बेड में ही आते हैं, और इसी के लिए ऑडिट विंग सेपरेट किए गए हैं इस दफ़ा। तो उसमें उसको ऑडिट किया जाएगा। और जहाँ तक बात है कि जो एक्सक्लूजन्स हैं, एक्सक्लूजन्स में वो तमाम लोग सैलरीड इंडिविजुअल और दोज इंडिविजुअल्स हु आर फाइलिंग, दो कंपनीज हु आर फाइलिंग टैक्स रिटर्न्स अंडर एफटीआर रेजिम, और उसमें वो लोग जिन्होंने एमनेस्टी अवेल की 2018 में लोकल एसेट्स की भी और फॉरेन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स की भी, उनको भी इसमें इम्यूनिटी उन्होंने दी है। तो ये इसमें एक्सक्लूजन्स रखी गई हैं इस दफ़ा। अच्छा, और इसमें इसके पॉलिसी के जो एम्स क्या रखे हैं इन्होंने और इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? देखिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एफबीआर का तो फाइनली एक ही है कि टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करना। ठीक है। और टैक्स नेट को इंक्रीज़ करना, और टैक्स जो इसमें है वो ये कि एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है बिटवीन टैक्स पेयर और एफबीआर, उसको इन्होंने इम्प्रूव करने की कोशिश की है। बिकॉज प्रीवियसली जो एक क्लम्सी सिलेक्शन है जी जी। वो थी पहले, अब उन्होंने उसको कंसाइज किया है कि जो अननेसेसरी सिलेक्शन ऑफ ऑडिट है, सैलरीड इंडिविजुअल को भी आ रहा है नोटिस, तो वो एक फियर ख़त्म करने की कोशिश की है इन्होंने। इस दफ़ा मोर फोकस, मोर एम्फसाइज्ड जो पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट की है। ठीक है। और ख्वाजा साहब ने जिस तरह केसेस की तादाद बताई है इनकम टैक्स के, सेल टैक्स की, इसमें जो टैक्सेस के केसेस शरह को क्यों कम रखा गया है? देखिए टैक्स के केसेस की शरह इसलिए पहले नंबर पे फोकस था, लेकिन जब ये सिलेक्ट कर लेते थे, जैसे इनकम टैक्स में था तो 2.5% था 2018 में, जो 18 की पॉलिसी आई थी। 19 पे उसको रिड्यूस करके 0.76 किया गया। ठीक है। इसी तरह सेल्स टैक्स में 2.3 से 1.67 पे ले आए हैं। ठीक है। और एफडी से 7.5 से 5.5 पे ले आए हैं। ठीक उसकी है। रीज़न यही है कि नंबर से हट के उन्होंने क्वालिटी जो टैक्स पेयर है उस पर फोकस किया है इस दफ़ा। ठीक है। प्रीवियसली यही था ना कि नंबर ज़्यादा सिलेक्ट होते थे, लेकिन फाइनली दे डिटरमिन के यार ये तो हम एफटीआर वाले केसेस सिलेक्ट कर बैठे हैं। कुछ सेक्टर जो टैक्स पेयर को इससे इस्तेशना भी किसी को मिलेगा? सेक्रेटोरियल मुस्तशना किसी को नहीं है। टैक्स पेयर जो है जिसने सैलरीड इंडिविजुअल एफटीआर वाले जो एमनेस्टी अवेल की है, उनको इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और एफईडी तीनों ऑडिट से मुस्तशना कर दिया उन्होंने, लेकिन सेक्रेटोरियल मुस्तशना किसी को नहीं दिया। सेक्टर किसी को खास को कोई नहीं है। सेक्टर नहीं है इसमें मुस्तशना नहीं है। ख्वाजा साहब, इसमें जो ऑडिट पॉलिसी के तहत ऑडिट का क्या तरीक़ेकार आप समझते हैं क्या होगा? किस तरह अफसरान के इसमें जो जिस तरह आप बता रहे थे उसको महदूद किया गया इख्तियारात को, तो फिर किस तरह हल होंगे? देखें यूबी साहब, आपके इसी प्रोग्राम की तवसत से मैंने 3-4 चीज़ें बताई कि ऑडिट के अच्छे नताइज लेने के लिए एफपीआर के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की बड़ी ज़रूरत है। ठीक है। हमारे जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं जो कि अब माशाल्लाह कमिश्नर और चीफ कमिश्नर हो चुके हैं, वो तो 62 वाले फ्रेम ऑफ माइंड में ही बैठे हैं। ठीक है। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 में था। अब जो नए ऑफिसर्स आए हैं उनको इन्होंने 177 की ब्रीफिंग तो दी है, लेकिन 177 और 62 में एक फ़र्क था। जी जी। 62 में वो एक डिटेल्ड नोटिस डालते थे, इंफॉर्मेशन लेते थे और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे एक असेसमेंट करते थे। ठीक है। ऑडिट अदरवाइज़ है। मसलन ऑडिट कैसे होना चाहिए कि एक टैक्स पेयर से आपने किताबें मंगा ली, अब उन किताबों को आपने एग्जामिन खुद करना है। ठीक है। करके उसमें जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो उसे 122(9) में कन्फ्रंट करानी है और उसके बाद उससे जवाब लेके उसका फ़ैसला करना है। ठीक है। ये उस पुराने फ्रेम ऑफ माइंड में बैठे हैं। इनने एक साइक्लोस्टाइल्ड नोटिस बनाए हुए हैं
ठीक है। जो फॉर एग्जांपल एक डिटेल किसी पे लगती है नहीं लगती, वो भी उससे मांग ली जाती है। ठीक है। अब वो उस डिटेल्स का एक जवाब बनाते हैं, वो कहते हैं जी ये डिटेल्स हम दे रहे हैं और बाकी जो है वो इररेलेवेंट है। ठीक है। तो यहाँ से नज़र ये आता है कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर ऑडिट नहीं है। ठीक है। सबसे पहले मेरी आपके प्रोग्राम से एक सजेशन जानी चाहिए कि सेक्टर वाइज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में हमने एक मेंटरिंग शुरू की है। हमारे जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं उन्हें हम एक पर्टिकुलर सेक्टर में जो सीनियर लोग बैठे हैं उनको हम मेंटर बना देते हैं और उनके लेक्चर्स दिलवाते हैं उन्हें। फॉर एग्जांपल एक दिन में हमने स्टील के ज़फ़र इकबाल साहब को बुला लिया जो कि मुगल स्टील के डायरेक्टर के हैं, उन्हें बुलाया, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट। उस दिन हमने स्टील सेक्टर से रिलेटेड या यंग जनरेशन जो स्टील सेक्टर को ज्वाइन करना चाहती है उनको बुलाया और उन्होंने उनको बाकायदा लेक्चर दिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। इसी तरह एफबीआर को जो ऑडिट का है एक पर्टिकुलर फ्रेम बनाना पड़ेगा कि ऑडिट करते कैसे हैं। उस ऑडिट के लिए अफसर को पहले तैयार करना पड़ेगा। आप जौन सी मर्ज़ी ऑडिट पॉलिसी ले आएँ, वो नाकामी की वजह क्या होगी कि जो लोग इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उन्हें ऑडिट का पता ही नहीं है। बेसिकली वो अपने सीनियर के पास जाते हैं, सीनियर उनको जो उनकी पुरानी एक्सपीरियंस है 62 का उसकी बेस पे गाइड करते हैं और वो एक साइक्लो स्टाइल नोटिस बनाते हैं और सब लोगों को दाग देते हैं। ठीक है। दिस इज़ नो वे ऑफ डूइंग ऑडिट। जी जी। फॉर एग्जांपल मेरी एक टेक्सटाइल मिल का ऑडिट करना है किसी टैक्स के अफसर ने, सबसे पहले उसे ये पता होना चाहिए प्रोडक्शन अकाउंट्स क्या है, फिर प्रोडक्शन की यील्ड क्या होती है, फिर उसमें वेस्टेज कितनी होती है, अल्टीमेट प्रोडक्शन क्या कैसे आती है, प्रोडक्शन से लेकर अल्टीमेट सेल साइकिल तक, परचेज साइकिल तक उसको समझ होगी तो फिर वो उसका ऑडिट कर सकेगा। ठीक है। अब एफबीआर इस पे फोकस नहीं कर रहा। ठीक है। सेक्टर वाइज ट्रेनिंग ऑफिसर्स की ज़रूरी है और फिर उन ऑफिसर्स को उसी सेक्टर में लगाएंगे तो तब ऑडिट होगा। अभी तक तो ये फॉर्मेशन ही नहीं समझ पा रहे। अभी उन्होंने फिर आपको पता है सारे के सारे जोन तोड़ दिए हैं। अब एक नया वो एक सिलसिला लेके आ रहे हैं, इन्फोर्समेंट को फिर ऑडिट से अलहदा कर दिया है। लास्ट ईयर इन्होंने ऑडिट और इन्फोर्समेंट एक ही अफसर के पास किया था। ठीक है। अब उन्होंने फिर वो सारा का काम शुरू कर दिया है कि जी एक अफसर जो है वो ये काम करेगा, दूसरा अफसर ये काम करेगा। ऑडिट पॉलिसी में डिबैकल क्या था पिछली में, ऑडिट किया फैसल ख्वाजा ने फॉर एग्जांपल। ठीक है। अफजल यूबी को उन्होंने कहा जी तुम नोटिस भेजोगे, रिपोर्ट फैसल ने बनाई, इन्फोर्समेंट अल्लाह जागे साहब लेगा। एक आदमी जिसने ऑडिट किया है वही पूछ सकता है ना। जी जी, जाहिर बात है उसको तजुर्बा हो गया था, उसको ठीक है। पूरी रिसर्च हो गई थी। अभी तक हम ये सेटल ही नहीं कर सके कि ऑडिट मेथडोलॉजी क्या होगी। ठीक है। ऑडिट पॉलिसी जो मर्जी ले आए, ऑडिट सिलेक्शन का जो मर्जी ये भी क्राइटेरिया। इसी तरह ही जिस तरह मेरे पास जो जराए हैं वो कहते हैं जो मेंबर आईटी है और जो आईआरएस सिस्टम को बनाने वाले हैं और जो रिटर्न को बनाने वाले हैं वो खुद उसको फिल नहीं कर सकते। चीफ कमिश्नर तक उसको फिल नहीं कर सकता, तो आम आदमी किस तरह उसको फिल कर सकता? आपको मैं बताता हूँ कि हमारे पास एक आईआरएस में कॉलम आता है प्रोरेशन ऑफ इनकम का, सेक्शन 67 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। एक आदमी जो एक्सपोर्ट भी कर रहा है, जो लोकल सेल भी कर रहा है, जो सप्लाई भी कर रहा है या जो कॉन्ट्रैक्टिंग भी कर रहा है, तो उसकी इनकम को हमने एक रीज़नेबल बेसिस पे प्रोरेट करना होता है। ठीक है। आम आदमी मुझे वो फॉर्म भर के दिखा दे। हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के, जो आगे पहले ये बताते हैं कि यार ये समझाओ तो सही इसको भरना कैसे, इसकी रेशो कैसे डिटरमिन होनी है। अच्छा, सीए तक भी उसको जानने के लिए पूछता है। कई दफ़ा मुझे खुद जाके समझना पड़ता है किसी भी आईआरएस के बंदे से कि यार ये तुमने एक नई चीज़ डाल दी है, इस पे सेमिनार्स होते हैं। आप देखेंगे हर साल सेमिनार किए जाते हैं और रीजनिंग दी जाती है कि इस वजह से डिले हो रहा है रिटर्न का। ठीक है। तो बेसिकली रिटर्न तो कॉम्प्लिकेटेड है ही, लेकिन अभी हम बात करें ऑडिट मेथडोलॉजी की। सबसे पहले हमें अपने ऑफिसर्स को ट्रेन करना पड़ेगा।
वो कि तो FBI ऑडिट हर करना साल है। करवाता है अपने ट्रेनिंग डॉट सर से वो अपने फिर ट्रेनिंग दी जाती है अफसरान पता को नहीं सर। वो जो ट्रेनिंग हो रही है या फिर वो अफसरान से ऑडिट अफसरान से उसकी वो काम नहीं किया मेथडोलॉजी जाता। जी ठीक जी नहीं है, जी जी या जिन लोगों को ट्रेन करते हैं उन्हें किसी और काम लगा देते हैं। अभी तक जो बज़ाहिरन फुकदान नज़र आ रहा है, जी जी जिस चीज़ को मैं बार बार कहता हूँ, वो ये है कि जिन लोगों को ऑडिट का या ये अपना 122(5)(6) का प्रेरोगेटिव IACs को दिया हुआ है, इनको खुद नहीं पता कि हमने क्या करना है। ख्वाजा साहब, इसमें ऑडिट में भी ऐसा कोई होता है, अगर उसकी टाइम पार्ट हो जाए, टाइम निकल जाए, तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है केस? सर ये ईयर वाइज होता है। जो अब 122(4) को देखें ना, दो तरह की उसमें लिमिटेशंस दी हुई हैं। ठीक है एक तो है 6 साल की, ठीक है कि आज मेरे पास है 2020, ठीक है 30 जून 2020, 30 जून 2014 जो है उससे पहले के सारे केसेस टाइम पार्ट हो गए। टॉम पाइट वो ख़त्म हो ठीक गया है, वो। उसमें इस साल इन्होंने कोविड की वजह से स्पेशल एक दी रिलैक्सेशन के दिसंबर 31 2020 तक कर लो। वो हाई कोर्ट में चैलेंज हो गई है और मोस्ट प्रॉब्ली उस पर फैसला आ रहा है, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि FBI कोई भी सर्कुलर करके बगैर फाइनेंस एक्ट के, जिसमें ये अगर इन्हें ये पता था कि ये बाद में होना है, तो इन्हें नेशनल असेंबली से इसका अप्रूवल लेना चाहिए ठीक था। है। ये खुद से सर्कुलर से लॉ नहीं बदल सकते। ठीक ये कई दफ़ा इनके साथ हुआ है वर्कर वेलफेयर फंड के केसेस में। उन्होंने कहा मनी बिल जो है वो थ्रू लेजिस्लेशन नहीं लेके आया जा सकता, उसको एक्ट में अप्रूव कराना पड़ता है। ना ही ठीक है। उस पर कोई सर्कुलर इशू किया जा सकता है, ना ही उस पर कोई नोटिफिकेशन इशू किया जा सकता है। अगर आपने कोई टैक्स लेवी करना है, इसकी क्लासिक एग्जांपल इनकम सपोर्ट लेवी की है। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे इलीगल कर दिया है कि उसकी जो इनेक्टमेंट थी वो प्रॉपरली नहीं की गई ठीक थी। है। तो जो लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसमें इनकम सपोर्ट लेवी के सारे केसेस ख़त्म हो गए। ख़त्म हो गए। मुझे तो टैक्स पेयर का फ़ायदा हो गया। आसम मुगल साहब, ब्रेक से जाने से पहले आपकी तरफ से फिर एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। इस ऑडिट पॉलिसी के नताइज आपको मुस्बत लग रहे हैं या नेगेटिव लग रहे हैं, या साहब की पॉलिसीज़ का मुवाजना किया जाए तो क्या बेहतर होगा? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी आसम साहब, देखिए, जहाँ तक असरात की बात है, नताइज की बात है, तो बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि पिछली ऑडिट पॉलिसीज़ में जो केसेस सेलेक्ट होते थे, वो उनमें से कुछ भी इस तरह से बेनिफिट्स बरामद नहीं होते थे, सारे चैलेंज हो जाते थे। FTR के केसेस हैं। जी जी इस दफ़ा उन्होंने चीज़ें बेहतर की हैं, जैसे रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग लेके आए हैं और बैक एंड पे पावर BI टूल्स हैं सारे, और उसकी बेस पे एनालिसिस करके उम्मीद तो है कि टैक्स जो है ना रिकवरी बेहतर होगी। बट पॉइंट इज़ दैट वो मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा फैसल साहब के बात को कि बैक एंड पे जो ऑफिसर्स हैं उनका एटीट्यूड, उनकी ट्रेनिंग, ऑडिटर का एक एटीट्यूड होता है, उसमें स्केप्टिसिज्म जो है रिफ्लेक्ट होता है, जबकि CSS का जो ऑफिसर है उसमें ये चीज़ थोड़ी लैक कर रही होती है। उनकी ट्रेनिंग की, उसकी मेंटोरशिप की बड़ी ज़रूरत है। इनका अभी इस दफ़ा उन्होंने ऑडिट साहब विंग्स कहते हैं को, CSS को तो वैसे भी FBI से निकाल देना चाहिए। देखिए ये PTI ने बिल पेश किया है, इस दफ़ा निकालना तो नहीं, लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग है, जो स्टार्ट बहुत से ज़रूरी है। एग्जामिनेशन से लेके वो अब जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं चलते, अब तो एक्सपर्ट्स का दौर है। तो उनकी जो सारा एग्जामिनेशन और सारा वो रीडिज़ाइन हो रहा है। सही है। लेकिन देखें कब तक होता है। पॉइंट इज़ दैट कि उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, कैपेसिटी बिल्डिंग, जिस पे अच्छा, हम जो प्रीवियस ये प्रोग्राम में, FBR ने जो कैबिनेट को रिपोर्ट पेश की है 2017-18 की डायरेक्टरी के लिए, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखें वो एक बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट है 2017 और 18 में। उसमें हमारे जो साबका चेयरमैन है वो कहते रहे कि 2.5 मिलियन पे ले गए हैं टैक्स पेयर्स, बट पॉइंट इज़ दैट कि उसकी कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी उसमें अगर आप गौर करें तो उसमें उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आज ये पब्लिश की है कल 9 तारीख को। उसमें 11,30,000 जो लोग हैं वो सैलरीड हैं, जी जी 14 लाख नॉन सैलरीड है इंडिविजुअल, जी जी तो 2.5 मिलियन तो इंडिविजुअली हो गया। 50,000 लोगों ने सिर्फ अपनी इनकम टैक्स में सिर्फ 2,000 रुपये टैक्स दिया है। जी एग्जैक्टली 41,000 रुपया पर मंथ इनकम दिखाई है, जो जी, कि जी। रीजनेबल लाइफ गुजारने के लिए काफ़ी नहीं है। सिर्फ 2,000 रुपये टैक्स जी एग्जैक्टली उसकी रीज़न ये है कि 5 लाख से नीचे उन्होंने इनकम दिखाई है और 4 लाख की लिमिट है, ठीक तो बिटवीन 4 लाख एंड 5 लाख वैसे ही 1,000 रुपया टैक्स रहा है। सो पॉइंट इज़ दैट कि हमारे यहाँ टैक्स का कल्चर उस तरह से इम्प्रूव नहीं हो पाया। ये अब FBR ने अपने स्टैटिस्टिक्स जो है ना प्रेजेंट किए हैं कैबिनेट डिवीजन को, जी, जी। जो उन्होंने अपनी टैक्स डायरेक्टरी को पब्लिश करने के लिए
और उसमें फिर ये नॉन सीरियसनेस देखिए कि उसको जो डिस्कस किया गया है वो वाया सर्कुलेशन किया गया है। जी इट्स नॉट लाइक दैट कि सब लोग मिल बैठ के देखें कि इसमें क्या हम खामियां रह गई हैं, उसको जी कैसे जी इम्प्रूव कर सकते हैं। दे जस्ट पुट दोज डायरेक्टली अंडर रेजोल्यूशन। हर जो कैबिनेट मेंबर है वो अपने अपनी जगह पे बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के उसको देखेगा। जी जी। तो ये सीरियसनेस का एलिमेंट है। अच्छा, उसमें डायरेक्टरी में जो मेरे पास मालूमात है उसमें 43,000 या 43,000 लोग कंपनियां जो रजिस्टर्ड हैं, हालांकि एससीसीपी में देखते हैं जब हम उस 1 लाख से ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड हैं। जी एज ऑफ टुडे 2020 में 100,000 से एक्सेस कर गई हैं, एक्सीड कर गई हैं एसएससीपी में। लेकिन एफबीआर में 43,000 कंपनियां सिर्फ उसमें आई हैं। उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि 43,000 कंपनीज जो हैं जी जी। और एओपीज इवन उससे ज़्यादा हैं, 62,000 62,000 एओपीज आई हैं। और उसमें एक चीज़ बड़ी अलार्मिंग है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसके बारे में बड़ा बढ़ और चढ़ के उम्मीद बयान थी किया हुकूमत, जाता है, एफबीआर के चेयरमैन साहब भी ऐलान करते थे इससे बहुत बेहतरी आएगी, टैक्स ज़्यादा कलेक्शन होगी, उन्होंने लेकिन जस्ट वो अपना रवायती जो तौर पे वही अपनी टारगेट रवायत बरकरार रखी उन्होंने और अपना प्रीवियस जो उनका माइलस्टोन था सिर्फ वही अचीव किया। उसके बरक्स जो फाइनेंशियल सेक्टर है हमारा और जो सर्विस सेक्टर है वो बड़ा इम्प्रूव हुआ है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, माइनिंग सेक्टर और इंश्योरेंस अच्छा, सेक्टर ने जो बड़ा इम्प्रूव किया है। बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह आप कह रहे हैं इम्प्रूव हुआ है, उसमें कोई विद होल्डिंग टैक्सेस की शरह कम की गई, इस वजह से बेहतरी की तरफ हो गए हैं? नहीं, उसकी रीज़न गवर्नेंस है। ठीक है। गवर्नेंस है और इंटीग्रेशन है इदारों की और जो रिपोर्टिंग है जी उसमें भी। अब जैसे आप देख रहे हैं, जैसे पाकिस्तान ने ओईसीडी मॉडल साइन किया है जी जी और इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होना शुरू हुई है जो इंपोर्टर्स हैं उनके बारे में। करंटली जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया पीओडी के ऊपर, प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर, के इवन 1 पर्सन इज अर्निंग 1 रुपी ऑफ पीओडी तो उसको वो रिपोर्ट करेंगे एफबीआर को। सो इस किस्म की जब रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आई हैं तो बैंकिंग सेक्टर जो है ना इम्प्रूव किया है, उन्होंने ज़्यादा रिफ्लेक्ट किए हैं, ज़्यादा रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। तो गवर्नेंस बेहतर हुई है उन सेक्टर्स में, इसीलिए उनका डिक्लेरेशन भी बेहतर गया है। हुकूमत को उस तरफ खास तवज्जो देने की ज़रूरत है, उनको रिलीफ मिलना चाहिए जहाँ से इम्प्रूवमेंट हो रही है, जहाँ से टैक्स ज़्यादा आ रहा है। इन माय व्यू तो ये है कि इनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बल्कि अब ज़्यादा करना चाहिए और उसको उन्होंने इस दफ़ा किया भी है कि रॉ मटेरियल्स जो हैं उसके ऊपर बड़ा रिलीफ दिया उन्होंने ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ज़्यादा बढ़ के टैक्सेस दे। जी बट पॉइंट इज़ दैट के ऑलरेडी 2 साल, अब 2018 की डायरेक्टरी पेश हो रही है तो 2020 चल रहा है। जी सो अप्रॉक्सीमेटली इसको 10% ज़्यादा एक्सीड कर जाना चाहिए था। जी जी लेकिन अगर आप देखा जाए तो इसकी परसेंटेज स्टिल जो है ना वो, यानी कि ये 23 के करीब चली जानी चाहिए थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टिल 13% पे खड़ा है कि जो 13% ऑफ टोटल रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसका वो फैच कर रहे हैं। जी जी जो बाकी सेक्टर्स हैं वो इससे ज़्यादा अपने प्रीवियस जो उनका कंपेयर किया जाए प्रीवियस परसेंटेजेस उससे बहुत इंप्रूव हुए हैं। जी इसमें एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो टैक्स हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है जी जी वो हमारी जीडीपी का ऑलमोस्ट 20% है। जी जी। लेकिन अगर आप उसकी टैक्स की साइड देखें तो वो सिर्फ 0.33%। उनकी जीडीपी ग्रोथ है। एग्जैक्टली। जी जी। और उसकी जब टैक्स में आप कंट्रीब्यूशन देखें तो 0.33% है। 0.3 है, तो उसमें वो टैक्स उस सेक्टर से कुछ खास जी, जिसको उसको तवज्जो देने exemptions की काफ़ी जरूरत है। अगर exactly। हालांकि ये हमारा पाकिस्तान मुल्क एग्रीकल्चर मुल्क है, एग्रीकल्चर बेस है। तो इसको देखते हुए उसमें तो टैक्स ज़्यादा आना चाहिए। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, जिस तरह ये डायरेक्टरी की बात हो रही थी, जो ऑडिट के केसेस हैं ये भी डायरेक्टरी में आने चाहिए। इन ऑडिट में कितने केस जो सिलेक्ट हुए, कितना पैसा उसमें से रेवेन्यू आया, कितने केसेस में वो ज़ीरो पे रहे, क्या बेहतरी की तरफ उम्मीद थी। ऑडिट का मकसद तो शफाफियत है ना, शफाफियत के ज़रिए कितना टैक्स आ चुका है, ये इनको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? यूबी साहब, पाकिस्तान में टैक्स 2 सोर्सेज से कवर होते हैं। एक है डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस। आपके साथ ही एक प्रोग्राम मैंने किया जिसमें ज़्यादातर रिजवी साहब थे जी और साथ वो एक और साहब थे। वहाँ पे 98% उस बंदे ने कहा जी इनडायरेक्ट टैक्सेस आ रही, जी जी 2% डायरेक्ट टैक्सेस का ऑडिट का सारा रोल है। जी जी उन्होंने कहा जी ऑडिट पॉलिसी और ऑडिट का मैकेनिज्म ही क्यों नहीं ख़त्म कर देते, जी जी सारा कुछ इनडायरेक्ट पे ले जाओ, जी क्योंकि वो आसानी से आपका टैक्स रेवेन्यू टारगेट तो वहाँ से कवर हो रहा है। जी जी अब ये तो एक बात है अजीबो गरीब सी, इसको मैं नहीं मानता। कॉम्प्लिकेटेड बनाने की। Complicated। जी जी अब बात आ गई ये डायरेक्टरी छापना। देखें, आपके इस प्रोग्राम के तवसत से मैंने ये बात की थी कि हर इनकम टैक्स अफसर अपने फैसले के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। जी जी एससीसीपी में क्या होता है कि उनका जो जितने फैसले हो रहे हैं ना, उनका एक विंग है कमिश्नर इंटरनल ऑडिट, ठीक है। वो उन फैसलों को रिव्यू करता है और देखता है क्या ये फैसला सही है, गलत है, इन्फोर्सेबल है या नहीं है। ठीक है। एफबीआर में एक अगर वो गलत हो तो अपने अफसरान के खिलाफ वो एक्शन लेते हैं। एक्शन भी होता है जी इनसाइड होता है। मैंने एक केस में, मैं इसलिए इतना ओपन नहीं कर रहा, एक केस में मैंने इसे प्रोसेस किया हुआ है। जी जी यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको लार्ज टैक्स पेयर यूनिट की बात बता रहा हूँ, छोटे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा।
जी जी मुझे एक केस में टैक्स लगाया जाता जी 55 करोड़ रुपया, जी जी फैसलाबाद का केस है। अपील में जाते जाते मैं अपनी डिक्लेयर्ड पोजीशन पे वापस आ जाता हूँ। ठीक है। अब उस फैसले का एफबीआर को क्या फ़ायदा हुआ? या तो उसमें इतने लीगल कोने छोड़ दिए गए नंबर एक, या वो ज़बरदस्ती की डिमांड निकालेगी, ज़बरदस्ती की डिशनें की गई। उसमें कोई ऐसा पैरा मटीरियल ही नहीं था जो अपील के टेस्ट को स्टैंड कर सकता। ठीक उसमें मटीरियल ही कोई नहीं था। जब तक हम ऑडिट के ऑर्डर्स को और अपनी पुरानी मेंटालिटी को, हिट मारने वाली मेंटालिटी को बदलेंगे नहीं, जी जी तब तक ऑडिट जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। आपको हर ऑडिट अफसर का जो किया हुआ ऑडिट है ना, उसके ऊपर एक बकायदा वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ठीक है, होनी निज़ाम होना चाहिए। चाहिए। एक अकाउंटेबिलिटी जज होना चाहिए एफबीआर में, जो कि एफबीआर का मुलाजम ना हो जी जी। अगर बिफोर यू फाइल एन अपील। भाई साहब, ये ऑडिट है जो जिस तरह इदारे हैं अपना प्राइवेट भी काम करवा लेते हैं, जिस तरह टैक्स बार हो गई, आई कैप के इदारे हो गए, दूसरे इदारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन वो जो इदारे हैं, उनसे ऑडिट करवा के। आउटसोर्स जी मैं उसके खिलाफ हूँ, जी जी क्योंकि मैं इस पॉलिसी का हिस्सा रहा हूँ 2017 में। जी। वजह क्या है? वो लोगों का और ऑफिसर्स का कभी भी मेंटल इक्वेशन नहीं हो सकता। इसका हल क्या है? एफबीआर एडवर्टाइज करे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। जी जी मैं इस प्रोग्राम की तवसत से आपको, मैं भी काउंसिल में नहीं बैठा, जी काउंसिल में मेरे दोस्त हैं सारे आई कैप में जो बैठे हुए हैं, या मेरे क्लास फेलोज हैं। हम आपको इंश्योर करेंगे कि हर साल हम आपको फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दें जो एफबीआर में काम करने के लिए तैयार होंगे। ऑडिट सेक्शन को अगर आपने इम्प्रूव करना है जी जी तो आपको वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट लेके आने पड़ेंगे जिनको ऑडिट की नो हाउ है। जी जी। उसके बगैर ये आपका ऑडिट का क्वालिटी कभी निज़ाम भी दुरुस्त बेहतर नहीं हो। जो मर्जी डायरेक्टरी छाप लें, जो मर्जी केसेस छाप लें। मेरे पास 6 बड़े ग्रुप्स हैं जिनका मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ। जी जी अयूबी साहब, मैं आपको इस प्रोग्राम के तवसत से ये बरमला कह सकता हूँ कि हम हमेशा ट्रिब्यूनल तक अपना डिक्लेयर्ड वर्जन जीत लेते हैं। गुड। तो फिर उस उससे- ऑडिट उस को ऑडिट का फिर उस ऑडिट को करने का क्या जी फ़ायदा? बिल्कुल। आसम साहब, एफबीआर में ऑडिट के शोबा में कोई इंतज़ामी अमूर पे भी रद्दबदल किया गया है? जी, इंतज़ामी अमूर में चेंजेस दफ़ा उन्होंने किए। ऑडिट विंग हर जोन में उन्होंने सेपरेट कर दिया। उसकी रीज़न यही है कि जैसे फैसल साहब ने पहले बताया कि असेसमेंट वाला बंदा ही अगर ऑडिट करेगा, आप ज़रा अपना पूरे साल का एनालिसिस करें कि अभी 90 डेज़ गुजरने के बाद 70 डेज़ गुजरने के बाद, अभी सितंबर आ गया, अभी तक रिटर्न का फॉर्मेट नहीं है, अभी कल आया सर। इसके बाद रिटर्न्स की तरफ ऑफिसर्स बिजी हो जाते हैं। 31 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट, वो एक्सटेंड होके मार्च आ जाता है। देन उनके ऊपर प्रेशर होता है बजट का, बजट प्रिपरेशन है। फिर हर क्वार्टर के ऊपर उनके ऊपर टारगेट्स के प्रेशर होते हैं। सो वो ऑडिट के लिए उनके पास कहाँ टाइम बचेगा? जी जी So, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिवली तब्दीलियाँ की हैं कि जो ऑडिट विंग है वो सेपरेट और जो असेसमेंट वाले हैं वो सेपरेट, और फिर ऑडिटर्स की ट्रेनिंग सेपरेटली एक और डेकोरम में वो करेंगे, और असेसमेंट वाले की ट्रेनिंग किसी और तरह की है, वो फील्ड फॉर्मेलिटीज़ के लिए होते हैं। ठीक है। और जो ऑडिटर है उसको वो इंडस्ट्री से मुतारफ़ करवाएंगे, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेशोज़ के बारे में बताएंगे, और सप्लाई चेन के पूरा कि जी इस तरह से यहाँ से रॉ मटेरियल लेते हैं, यहाँ से इंपोर्ट होता है और ये आउटपुट होता है, ये सारा इसकी इन्फॉर्मेशन उनको, इसकी तरबियत दी जाएगी। सो ये करंटली ऑनगोइंग विजन उनका 2025 इस पॉलिसी में उन्होंने लिखा है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और बाय द एंड ऑफ 2025 जो है वो इसको ले जाएंगे सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। ठीक है। और उसमें फिर ये है कि ऑडिट विंग टोटली सेपरेट हो जाएगा, और इदारा ही समझ लें कि एक सेपरेट ही विंग बन के, और उसमें केसेस को प्रोसेस करेंगे। नंबर ऑफ केसेस की बजाय क्वालिटी ऑफ केसेस पे फोकस है। ठीक है। यहाँ पे जी, मेरी एक ख्वाजा साहब, सजेशन जी। है कि अगर इन्होंने ऑडिट विंग ऐसे अलहदा करना है तो उसके लिए पूरे पाकिस्तान के जितने कलेक्ट्रेट्स जी। हैं उनमें 3-3, 4-4 चार्टर्ड अकाउंटेंट दे दें ठीक है। जो सिर्फ ऑडिट, और उनको कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम में ना ले जाएं। उसके अब मामला होगा जी, क्या, मैं आपको जी, बताता हूँ। जिस अफसर को इन्होंने ऑडिट के लिए ट्रेन किया होगा ना, साल बाद उसे एडमिनिस्ट्रेशन में कर देंगे शिफ्ट, और एडमिनिस्ट्रेशन वाले को ऑडिट में ले आएंगे, बात वहीं पे ज़ीरो पे खड़ी है। जी जी आप उसको ये करेंगे, असल में ऑडिट विंग बनाना है ना आपने हर कलेक्ट्रेट से डिमांड ले लें। मेरा ख्याल है अगर एक कलेक्ट्रेट में 15 से 20 चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे हों पूरे पाकिस्तान में, एक शहर में जितनी रिक्वायरमेंट है उतने सीए दे दें, और वो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव का हिस्सा नहीं होंगे, वो सिर्फ ऑडिट का ख्वाजा हिस्सा। साहब, इस पॉलिसी का सिर्फ आज जाते हुए सबसे बड़ा बैकड्रॉप क्या होगा?
ये पॉलिसी मेरे हिसाब से जब तक ऑडिट मेथडोलॉजी अफसरों को क्लियर नहीं है मुझे ये भी नाकामी नज़र आती। ख्वाजा साहब आपको बहुत शुक्रिया, आसिम साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।